नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सबका। दोस्तों आज करने जा रहे हैं हम पुलिस भर्ती 21 अगस्त शिफ्ट थर्ड का पेपर। इसके पहले हमारे 5 सेट और आ चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये पुलिस कांस्टेबल की सीरीज चल रही है, काफ़ी लंबी चलने वाली है। इसमें हम 5000 से अधिक MCQs को जो प्रीवियस पेपर में आया है उसको विद फैक्ट के साथ करने वाले हैं। तो ये आपके लिए वीडियो रामबाण वीडियो साबित होगी पुलिस भर्ती के लिए। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, तो वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री PDF और नोट्स मिलेंगे पुलिस भर्ती और अन्य व्यापम भर्ती से संबंधित। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा, RT अधिनियम को किस वर्ष राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी? तो सबको पता होगा RT अधिनियम 2005 है, बट देखिए व्यापम ने किस तरह घुमाया, सब में 2005 है। अब आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। इस कारण थोड़ा ही डेट पर भी आप लोग नज़र मार लिया करें तो 15 जून 2020 नहीं 2005 जो है इसको RT अधिनियम को स्वीकृति मिली थी। RT मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसके तहत क्या है, कोई भी आप जो भी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं या संस्था है, कोई प्राइवेट संस्था है, तो उसकी आपको यदि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको 10 रुपये का आप लगाकर उसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो भी आपको ऑथेंटिक है जो मिलेगी, जिसकी अनुमति दी गई है, तो उस वो आपको जानकारी उसकी दी जाएगी। जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो आपको इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं दी जाएगी। इसमें केवल आपको 10 रुपये का चार्ज लगेगा। आप लोक सेवा केंद्र जाकर या ऑनलाइन भी आप इसको फिल कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट का अलग अलग फॉर्म फिल होता है। बाकी जो अदर SC ST कैटेगरी है उनके लिए इसको फॉर्म 10 रुपये चार्ज फ्री रहता है। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो अधिनियम है इसको राष्ट्रपति स्वीकृति कब मिली थी? तो 15 जून 2005 को मिली थी। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कृषि अवशेषों से CNG मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने वाला भारत का प्रथम जीव CNG प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये अपना स्थित है महाराष्ट्र में, जो है इसका सही उत्तर है। और इसके पहले हमारी MPG का जो नया मंत्रिमंडल बना है उसकी ट्रिक की वीडियो भी डली है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूर देखें, बहुत ही शानदार तरीके ट्रिक से बताई गई है मध्य प्रदेश का नया मंत्रिमंडल। ज़रूर देखें। और ट्रिक्स की वीडियो भी हमारी, स्क्वायर ट्रिक्स की वीडियो भी आ चुकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई भी नई लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिल सके। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है कि भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो जब एग्ज़ाम हुआ था जब राजनाथ सिंह थे, लेकिन वर्तमान का अपन को प्रेजेंट का याद रखना। तो प्रेजेंट में कौन है? तो प्रेजेंट में है अमित शाह है, जो हैं भारत के गृह मंत्री हैं। कौन है? अमित शाह है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो लाल, आपको बताना है कौन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के पहले गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी आज सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? वो अमेरिका में है। लेकिन ये क्या है? स्टैचू ऑफ सरदार, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इसको बोल सकते हैं आप, हैं। तो ये जो कहाँ है? ये गुजरात में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह गृह मंत्री कौन है कि जिसका कार्यकाल सबसे लंबी अवधि तक रहा है? सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू जो है इनका कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा है। अब बात करते हैं इनमें डिस्कस कि सबसे अधिक कार्यकाल रहा है किसका? जवाहरलाल नेहरू का। तो कितना रहा इनका कार्यकाल? 16 साल 286 दिन इनका रहा है कार्यकाल। ये तो थे सबसे अधिक वाले। अब बात करते हैं, ये तो सबसे अधिक थे, सबसे कम किसका था? ये अधिक है। अधिक सबसे कम की बात करी जाए तो सबसे कम किसका था? तो गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा जो है इनका सबसे कम रहा है। गुलजारी लाल नंदा का मात्र कितने दिन रहा था? तो मात्र 13 दिन इनकी कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री में। और सबसे युवा की बात करी जाए तो सबसे युवा कौन थे? तो राजीव गांधी जो थे सबसे युवा PM थे। राजीव गांधी जो थे सबसे युवा PM थे। इसके बाद इसको रफ करते हैं और जानते हैं PM के बारे में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसको कलर चेंज करके देखते हैं। पहली महिला की बात करी है तो कौन थी?
पहली महिला प्रधानमंत्री तो जो थी इंदिरा गांधी थी। ठीक, याद रखना है इससे आपको। और सबसे जो वृद्ध हैं, सबसे वृद्ध जो हैं पीएम कौन थे? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये दो थे, सबसे वृद्ध थे। और संसद का सामना किसने नहीं किया था? मतलब जो पीएम तो बने पर संसद नहीं पहुंच पाए थे, तो चरण सिंह। इनके चरण वहां नहीं पहुंच पाए थे, तो इस चरण का नाम क्या था? नाम ऐसा नहीं था अपन याद रखने के हिसाब से, तो इनका नाम क्या था? चरण सिंह। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, अविश्वास जो नहीं दिखा पाए अपना विश्वास संसद में, तो ऐसे कौन थे? विश्वनाथ सिंह। अविश्वास के कारण को अपना पद छोड़ना पड़ा था, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है इनका नाम है। ये क्या था? अपना विश्वास मत नहीं दिखा पाए थे, तो सबसे पहले ये से कौन थे? ऐसे पीएम जो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऐसे विश्वनाथ प्रताप सिंह थी। और जो संसद का सामना नहीं कर पाए वो कौन थे? चरण सिंह, क्योंकि उनके चरण नहीं पढ़ पाए थे। तो इस तरह से आपको ट्रिक से थोड़ा रिलेट करना है, तो चीज़ें आपको लंबी समय तक याद रहेंगी, वरना आप 1 से 2 हफ्ते में वो चीज़ें भूल जाएंगे। लेकिन आप ट्रिक से कुछ रखेंगे थोड़ा दिमाग में, तो थोड़ा आपको एक लिंक या क्लू मिलेगा, तो आप काफ़ी लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाएंगे। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। इससे और भी फैक्ट बहुत क्वेश्चन बनते हैं प्रधानमंत्री से, लेकिन अभी आपको फिलहाल इतना ही याद रखना है इससे फैक्ट। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है, भारत में कितने राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा है? तो भारत में जो है 7 दल ऐसे हैं जिनके पास राष्ट्रीय दल का दर्जा है। ठीक है, सबसे लास्ट में मिला था तृणमूल कांग्रेस के लिए, आप लोग पता होगा 2000 अभी मिला था, लेटेस्ट ध्यान नहीं आ रहा डेट उसकी एक्चुअल, तो तृणमूल कांग्रेस के लिए ये मिला था। तो उस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले वाले पर। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ? तो बहुत ही सरल उत्तर है, बहुत ही सरल प्रश्न है। उत्तर क्या आया? हरिकोटा जो है इसका सही उत्तर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्री हरिकोटा में है। इसके बाद बात करी जाए तो एक और हमारा है तिरुवनंतपुरम में कौन सा है? एक जो है तिरुवनंतपुरम में है, वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा केंद्र स्थित है तिरुवनंतपुरम में, बहुत ही फेमस है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन फॉरेस्ट कवर है? तो जो एरिया है मध्य प्रदेश में है। अभी 2019 में फॉरेस्ट वन रिपोर्ट आई थी, तो उसमें जो है मध्य प्रदेश ही रहा था। ये इन्होंने 17 का पूछा है। अधिकतम वन आवरण में बात करिए तो मध्य प्रदेश है। यदि बात प्रतिशत में करी जाए, किसमें? परसेंट में। प्रतिशत में बात करिए तो फिर कौन सा राज्य है? मिजोरम। फिर मिजोरम है। ये 2019 की वन रिपोर्ट है, उसके अनुसार वन आच्छादन में मध्य प्रदेश है और ये है मिजोरम। इसको कभी हम फिर डिस्कस करेंगे कंप्लीट वन रिपोर्ट के लिए, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वन रिपोर्ट, भारतीय जो वन रिपोर्ट आई है और ये भारतीय वन बाघ रिपोर्ट, इन दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? तो धारा 370 प्रदान करता है। लेकिन वर्तमान में ये धारा 370 समाप्त हो चुकी है। किसका? केवल फर्स्ट पार्ट अभी सिर्फ लागू है, बाकी सारे पार्ट इसके हटा दिए गए हैं। काफ़ी विवादित रही थी धारा 370, काफ़ी लंबे अरसे से चले विवादित आ रही थी, जिसको हटा दिया गया है। तो जिसके कारण 2 स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो सभी को पता है कि गुजरात जो है काफ़ी डेवलप है और ये विद्युतीकरण करने वाला 100% वाला राज्य बन चुका है। मध्य प्रदेश की हालत तो सभी को पता होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, तो कहाँ की गई थी? तो 2016 में की गई थी जयपुर में। तो क्या आप लोगों से 2016 की पूछेंगे? नहीं, आप लोगों से पूछेंगे 2020 में है होने वाली थी, वो कहाँ होगी अब? तो ये होगी आपकी सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में। कहाँ होगी? रूस में। और रूस के कहाँ?
सेंट सेंट पीटर्सबर्ग में होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखनी। तो भारत में जो है 2000 कब हुई है भारत में 2012 में हुई थी और 2016 में हुई थी। तो 16 की कहाँ हुई थी, ये 16 की जयपुर में हुई थी। 2020 में कहाँ होगी, सेंट पीटर्सबर्ग, कहाँ, रूस में। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है। तो सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन है, तो जब उस समय एग्जाम पूछा गया था तो तब परिमार्जन नहीं, लेकिन वर्तमान में 2020 में सबसे कम उम्र के कौन बन चुके हैं, तो ये बन चुके हैं डी गुकेश। कौन है, डी गुकेश बन चुके हैं वर्तमान में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर शतरंज के। कहाँ से हैं ये, तो ये तमिलनाडु से हैं। और विश्व में यदि बात करी जाए तो विश्व में कौन है सबसे पहले नंबर पर, तो ये यूक्रेन के हैं सर्गेई करकारजिन। गुकेश ने जो है इन्हीं को हराकर सबसे युवा बने थे, लेकिन जो थे ये उम्र में इनसे छोटे थे गुकेश के, इस कारण ये खिताब इनके गुकेश के नाम नहीं हो पाया विश्व में, वरना आज इनके नाम पर होता। इनकी उम्र कुछ 3 महीने छोटी थी लगभग, हराया इन्होंने इन्हीं को था, लेकिन ये उम्र में बड़े होने के कारण बन नहीं पाए इन कारण से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है टीपू सुल्तान किस क्षेत्र के शासक थे। तो सभी को पता है टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे, तो उसका सही उत्तर है मैसूर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में जो है 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं। तो सभी को पता होगा मध्य प्रदेश में जो है उज्जैन और ओंकारेश्वर में है जो शिवलिंग है। पता होगा भारत में 12 शिवलिंग है जो काफ़ी बड़े शिवलिंग हैं और फेमस हैं। इनमें से हमारे मध्य प्रदेश में 2 हैं, उज्जैन में और ओंकारेश्वर में। तो आप सभी को पता होगा। और जो सबसे इनमें बड़ा और फेमस पहला जो है शिवलिंग सोमनाथ का शिवलिंग है। ठीक, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था तब कौन थे, ये थे। तो उस समय जो हमारे थे थल सेना के अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। लेकिन जब भारत पाक युद्ध हुआ था तब कौन थे, तो JN चौधरी थे, JN चौधरी थे। और एयर वायु के कौन थे, एयर चीफ मार्शल कौन थे जब भारत पाक युद्ध हुआ था, तो अर्जुन सिंह थे। और बात करी जाए यदि तो राष्ट्रपति कौन थे उस समय, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इतना इस प्रश्न से आपको याद रखना है, क्योंकि अभी ये पूछा है प्रधानमंत्री, तो आपसे अगली बार थल सेना अध्यक्ष पूछ सकते हैं, वायुसेना पूछ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ने संयुक्त रूप से उसमें भाग लिया था 1965 के भारत पाक युद्ध में। और साथ में आपसे राष्ट्रपति भी पूछ सकते हैं। तो आपको इस प्रश्न से इतना याद रखना है, तब जाकर कहीं आपको ये वीडियो देखने का सार्थक हुआ, वरना क्वेश्चन रीडाइट तो कोई भी कर लेगा। तो क्या करना है याद, अब थल सेना अध्यक्ष जो कौन थे, JN चौधरी। एयर सील जो एयर थे कौन थे, वायुसेना अर्जुन सिंह। और राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है बस। बढ़ते हैं यह प्रश्न पर। बताना है अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट जो है कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था। पहले कौन थे, पहला था बाबर। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये बताना है काहिरा बांध कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है काहिरा बांध, का दिख रहा है, तो कैमूर जिला में जो है काहिरा बांध स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है अपना कि भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरवन फैला हुआ है। तो पता होगा कि भारत के मैप में जो इस तरफ पूरब साइड जो है ऐसा करके अपना सुंदरवन डेल्टा जो है फैला हुआ है, बांग्लादेश से पड़ोसी देश में टच होता है। और यहाँ किस राज्य में स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में है।
जो भारत के जो विश्व का क्या है सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन है, तो ये सबसे बड़ा डेल्टा है भारत में। तो किस राज्य में मिलता है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा को ये टच करता है सुंदरबन डेल्टा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध गायक तानसेन कहाँ से थे? तो ये कहाँ से थे? ग्वालियर से थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल के समीप है। तो कहाँ से होती है सोन नदी का उद्गम स्थल? तो ये अमरकंटक से निकलती है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आखिर जहाँ की ये कहाँ मिलती है सोन नदी। उद्गम स्थल तो इसका अमरकंटक है, लेकिन ये जाके फाइनली किस नदी में मिलती है या किस सागर में मिलती है, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बहुकोषीय जीवों के विषय में गलत तथ्य को बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रत्येक कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करने के लिए होती हैं, बिल्कुल सही है। सभी कोशिकाएं जीवन संबंधी कार्य करती हैं, बिल्कुल सही है। सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं, आइडेंटिकल, तो ये वही गलत है। समरूप नहीं होती, सभी कोशिकाएं अलग अलग होती हैं और प्रत्येक कोशिका का अलग अस्तित्व होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा आपका? जो इसका थर्ड होगा, ये इसका गलत है कि सभी समरूप कोशिकाएं समरूप होती, समरूप नहीं होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब जो है सदैव किस पर निर्मित होता है? तो आभासी प्रतिबिंब जो है दर्पण के हमेशा पीछे निर्मित होगा, वस्तु के पीछे मत कर देना, ये गलत हो जाएगा आपका। हमेशा कहाँ निर्मित होता है? तो दर्पण के पीछे जो है इसका सही उत्तर जो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, उस संरचना का नाम बताना है जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक करती है। तो क्या है वो? ये है हमारी कोशिका झिल्ली। तो उसका सही उत्तर क्या है? कोशिका झिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, गेहूं जो है एक बीजपत्री है क्योंकि क्या है? इसमें रेशेदार जो है जड़ें पाई जाती हैं, इस कारण इसको अपन एक बीजपत्री कहते हैं। गेहूं जो है कैसा है? एक बीजपत्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संयोजी ऊतक जो है का उदाहरण है एक, सिर्फ उपास्थिति का है, अस्थि का भी है और रक्त का भी है। तो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इन तीनों का जो है संयोजी ऊतक क्या है? उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न जो है, अमूबा में अलैंगिक जनन इसके माध्यम से होता है। तो किसके माध्यम से होता है? बाइनरी फिजन, द्विविखंडन है जो इसके माध्यम से इसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बड़े बांधों के निर्माण का विरोध किस कारण होता है? तो पहला है पर्यावरणीकरण, बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। बड़े एरिया पे इतना बड़ा बना देंगे तो वहाँ का पूरा आप जंगल नष्ट कर देंगे, इतने एरिया का, वहाँ की पहला बॉर्डर भरेंगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा। सिर्फ आर्थिक कारण, ये भी इसका सही जवाब है, सिर्फ आर्थिक कारण, क्योंकि आर्थिक नुकसान होता है। लोगों को यहाँ से वहाँ विस्थापित करके दूसरे गांव में करते तो उनको कृषि चली जाती, फिर वहाँ उनको वो उनके जो व्यापार हैं, धंधे पानी वहाँ नहीं चल पाते हैं। सामाजिक कारण भी जो है, कुछ मंदिर प्राचीन हैं और भी चीज़ें हैं, तो सामाजिक जो है वहाँ नष्ट हो जाती हैं, पानी में डूब जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी जो है कारण। इस कारण बड़े जो बांध रहते हैं इनका विरोध होता है। अब सबसे ज़्यादा विरोध जो किसका हुआ है अभी तक? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बांध का है, सरदार सरोवर योजना, उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध होता आ रहा है और अभी भी उसका विरोध चल रहा है लगातार, क्योंकि उसमें बहुत से गांव डूब रहे हैं, वन निर्माण कार्य भी साथ में उसका चल रहा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, यदि पोटेशियम परमैंगनेट का एक रवा जलयुक्त बीकर में रखा जाए तो कुछ समय पश्चात वो जल गुलाबी हो जाता है। इस प्रश्न के द्वारा कौन सा विशेषता निष्कर्षित की जाती है? तो इसके द्वारा जो आपका होगा सेकंड उत्तर सही होगा कि पदार्थ के कणों के बीच अंतराल होता है। यदि क्या करेंगे आप पोटेशियम परमैंगनेट के लिए एक जलयुक्त बीकर में रखेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? गुलाबी रंग का हो जाएगा, ऐसा कलर। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? कि कणों के बीच जो है इसके अंतराल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जो है, निम्न में से कौन सा एक ताप सुघट्ट है, मतलब थर्मोप्लास्टिक? तो क्या है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ये क्या होता है? ताप सुघट्ट होती है। इसमें आपको ये गर्म नहीं लगेंगे। देख रहा होगा आपने कुकर वगैरह के जो हैंडल है बैकेलाइट वगैरह पीवीसी के ये बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, जब एक दंड चुम्बक को दो बराबर भागों में काटा जाता है तो क्या होता है? तो जो इसका सही उत्तर इसमें से है, चारों में से जो है प्रत्येक भाग जो है एक चुम्बक बन जाता है। ठीक, प्रत्येक भाग एक चुम्बक बन जाता है। क्यों? जैसे मान के चलिए कोई एक चुम्बक है, मान लीजिए ऐसा ही चुम्बक है, इसको आपने बीच में से यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से आपने कट कर दिया, तो इसका जो प्रत्येक पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, स्वतंत्र चुम्बक बन जाएगा। ये नष्ट नहीं होगा। नष्ट कब होता है? जब इसको आप क्या कर देंगे, नीचे से बहुत हीटिंग दे देंगे, ताप उच्च ताप पर इसको आप गर्म करेंगे, तब इसका जो है चुम्बकत्व नष्ट होता है। काटने से इसका चुम्बकत्व नष्ट नहीं होता है, दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा ये। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सौर सेल किसके बने होते हैं? तो सौर सेल जो किसके बने होते हैं? अर्धचालक के, सेमीकंडक्टर की। और अतिचालक, चालक, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करता है? उसको कवर कर देता है। किसी भी जगह को आपने की वायर है तो इस पर पूरा एक ये कवर कर देगा, बाजू से बिल्कुल सटके इसका पूरा इंसुलेशन कर देगा, तो आपको ये करंट नहीं लगता। ये इंसुलेशन कहलाता है। इसके बाद क्या है? सुपर कंडक्टर, अतिचालक और चालक। चालक क्या है? जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और कुचालक जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और ये होते हैं अर्धचालक। इसमें क्या है? वैसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन इसमें से थोड़ी सी भी देने पर ये चालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये सब क्या हैं? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक हैं। तो ये सौर सेल में यूज किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है? तो कौन सी पेशी जो है लंबी धारीदार गति के द्वारा थक जाती है? तो ये है दो धारीदार जो है वो पेशी क्या है? थक जाती है लंबी गतिविधि के दौरान, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू को रोधन प्रदान करता है? मतलब उसको इंसुलेशन मिल जाता है। अभी बताया कि इंसुलेशन क्या होता है कि भाई अपने ये कोई बॉडी है, मान लो इसके ऊपर से आपने कवर कर दिया इसको, फेस कवर, ये पूरा सा इंसुलेशन चल गई, ये इंसुलेशन चढ़ गई, है ना। तो इस पर क्या है, कोई भी बाहरी परत जो है इस पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, या बहुत ही नग्न प्रभाव डालेगी इसके ऊपर। तो ऐसा ये भालू की बॉडी रहती है। मान के चलो भाई ये भालू है, ऐसा कुछ ऐसा समथिंग, है ना। ये भालू है, हैं। तो क्या है, भालू को क्या होता है, ठंड जब होती है तो इसमें इसकी जो परत रहती है, बसा इसके ऊपर रहती है, इसकी बॉडी के ऊपर से ऐसी सी बसा की जो है, बसा परत जो है, इसका सही उत्तर है बसा परत, तो चढ़ी रहती है। तो बॉडी पे इसको क्या है, जब ठंड लगती है तो ये बसा, ये जो है अंदर की जो है ठंडी उष्मा को अंदर नहीं आती है, और उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन लगा रहता है। पूरे शरीर में इसकी ये बसा की परत ऐसी लगी रहती है। तो भालू को क्या नहीं लगती है, ठंड नहीं लगती है। तो उसके लिए कई प्रकार से क्या करता है, इंसुलेशन का काम करता है बसा परत उसके लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क बल का उदाहरण है? संपर्क बल मतलब जो दो चीज़ें वस्तु संपर्क में आना, तो घर्षण बल जो है संपर्क बल का उदाहरण है। जब आप रोड पर चलते हैं, ये रोड है, इस पर यदि आप चल रहे हैं तो क्या है, संपर्क बल का उदाहरण, मतलब इसमें संपर्क लगेगा, है ना। तो आप इस पर चल पाते हैं। घर्षण नहीं होगा तो आप गिर जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रकार में से कौन सा श्वास नली सी आकार वाली उपास्थि युक्त बलों द्वारा नहीं किया जाता, उसे पहचानना है। तो क्या है, O2 की अवशोषण में ये मदद नहीं करता है कभी भी, है ना। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डायरेक्ट इसका आंसर आपको लगाना कि O2 के अवशोषण में ये मदद नहीं करता है। काफ़ी बार पूछा गया है SSC में, रेलवे में यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसे करी, तो वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, साथ में दोस्तों के लिए शेयर भी ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और आप बहुत ही जल्दी हम आपको ये सीरीज़ ला रहे हैं, इतनी बढ़िया। इसमें आपके पूरे मध्य प्रदेश MPG के साइंस सारे करंट अफेयर के 5000 से अधिक क्वेश्चन कवर होंगे, और वो भी विद फैक्ट के साथ अपडेटेड पूरा आपको मटेरियल मिलने वाला है। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आपको नोट्स PDF वगैरह मिल जाएंगे। वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक ली दीजिए नमस्कार, जय हिंद।